Good day to everyone watching my video and welcome back again to my YouTube channel. आज हम MLSU फर्स्ट ईयर बीकॉम के सेकेंड सब्जेक्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से स्टार्टअप कर रहे हैं और इस वीडियो में हम उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं आर्थिक पर्यावरण या आर्थिक वातावरण. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ये टोटल टर्म दो शब्दों को मिला के बना है, इकोनॉमिक और एनवायरनमेंट. अब इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी जो मनी कमाने से कनेक्टेड है, मतलब ऐसी गतिविधि जिससे आप पैसा कमा सके उसे इकोनॉमिक कहते हैं. और एनवायरनमेंट या वातावरण किसको कहते हैं? इट रेफर्स टू द जोग्राफिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशंस विच सराउंड अ ह्यूमन लाइफ. मतलब राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वो सारे कारक जो एक मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं उन्हें हम वातावरण कहते हैं. कहा जाता है एक पर्सन इन्हीं कंडीशंस में रहता है. अ ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न फ्रॉम एन एनवायरनमेंट और उसकी लाइफ इस एनवायरनमेंट से अफेक्ट होती है. ये कंडीशंस नेचुरल भी होती हैं जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक, या मैन मेड, मानव निर्मित. जैसे अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो वो प्राकृतिक हैं, लेकिन अगर हम आर्थिक और सामाजिक बातें करें तो वो मैन मेड आपके अंदर इसमें आती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट अब मीनिंग की बात की जाती है. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब है वो सारे फैक्टर्स जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी अर्थव्यवस्था पे, हमारे उद्योगों पर असर लाते हैं, उन्हें हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री और साइमल्टेनियसली हमारी इंडस्ट्रीज पे भी असर लाते हैं. इसको अगर और इजी लैंग्वेज में बोलना हो तो ऑल इकोनॉमिक फैक्टर्स, सारे आर्थिक कारक, भले वो माइक्रो लेवल के हों या मैक्रो लेवल. ये दो वर्ड्स आपने पहले अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स अगर पढ़ी है तो सुना होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो माइक्रो और मैक्रो दोनों ही लेवल के फैक्टर्स जो उद्योगों और उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करते हैं उन्हें हम इकोनॉमिक फैक्टर्स कहते हैं. अब माइक्रो और मैक्रो क्या होता है, अगर आपने आज तक नहीं सुना हो तो एक लाइन में उनको समझा सकते हैं. माइक्रो फैक्टर्स वो होते हैं जो एक व्यक्तिगत स्तर पे, इंडिविजुअल लेवल पर प्रभावित करते हैं. लाइक अगर आप व्यक्तिगत स्तर पे किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, जैसे एक उपभोक्ता को पढ़ा, एक उत्पादककर्ता को पढ़ा, एक उद्योग को पढ़ा, उनका अध्ययन, दैट इज माइक्रो, जैसे हम हिंदी में कहते हैं व्यष्टि. बट अगर आप पूरी अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हैं, जैसे पूरी राजस्थान की इकोनॉमी, पूरे इंडिया की इकोनॉमी, पूरे विश्व की इकोनॉमी, तो उसे हम कहते हैं मैक्रो या हिंदी में समष्टि. ये 3 पॉइंटर्स हैं जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम इम्पोर्टेंट मानते हैं. इन 3 पॉइंटर्स में हम क्या बताना चाह रहे हैं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिफरेंट मन करता है डिफरेंट लोगों के लिए. दैट मीन्स डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. किसी के लिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एंगल अलग होता है सोचने का, किसी के लिए अलग. जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे स्लाइड में लिया है कि गवर्नमेंट ने एक नीति या एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की. वो पॉलिसी किसी के लिए तो अपॉर्चुनिटी है लेकिन किसी के लिए थ्रेट है. जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने बाय चांस सिगरेट पे बैन लगा दिया, तो ये पॉलिसी है. अब ये अपॉर्चुनिटी किसके लिए होगी? उन सप्लायर्स के लिए जो सिगरेट का कुछ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बना सकते हैं. लेकिन थ्रेट किसके लिए हुआ? सिगरेट वाली कंपनियों के लिए, क्योंकि वो बंद हो जाएगी. सेकेंड हमने जो यहाँ पे फीचर लिया है, इट इज़ कनेक्टेड विद एक्टिविटीज़ अर्निंग मनी, जो हमने पहले भी बोला था, पैसा कमाने से जुड़ी गतिविधियाँ और साथ में उनका कंजम्पशन या उनकी उपभोग से जुड़ी गतिविधियों से संबंधित है. थर्डली, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ. ये एक्चुअली थर्ड पे होते हुए आप चाहे तो सबसे स्टार्टिंग में भी बोल सकते हैं कि ये एनवायरनमेंट मनुष्य के जीवन और उससे संबंधित गतिविधियों को इफ़ेक्ट करता है. अब डेफिनेशन पे आते हैं. जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि मीनिंग और डेफिनेशन में क्या फ़र्क होता है. अर्थ हम अपनी भाषा में किसी कोटेड ऑथर की लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं और डेफिनेशन वैसी की वैसी ही लिखी जाती है. यहाँ पे मैंने व्हीलर की डेफिनेशन ली है. व्हीलर के अनुसार इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब है द टोटल ऑफ ऑल थिंग्स विच आर एक्सटर्नल टू दी फर्म, जो बाहरी हैं किसी भी फर्म और किसी भी उद्योग के लिए, लेकिन साइमल्टेनियसली उस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती हैं.
आर्थिक पर्यावरण से तात्पर्य है भारी सभी फर्मों और उद्योगों से जो संगठन को प्रभावित कर सकती है। वो बाहरी तत्व, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को अफेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज द पार्ट जहाँ पे हमने स्टडी किया द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आते हैं इसी में आगे टाइप्स। आप टाइप्स बोल सकते हैं, फॉर्म्स बोल सकते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट दो टाइप का है, अगेन माइक्रो एंड मैक्रो, व्यष्टि एंड समष्टि। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, जैसे पहले पता था व्यक्तिगत, इंडिविजुअल लेवल पे, यहाँ पे वही मीनिंग दिया है। माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स वो होते हैं विच अफेक्ट्स बिजनेस डिसीजन मेकिंग सच एज इंडिविजुअल एक्शंस। मतलब ये वो फैक्टर्स होंगे जो खाली एक फर्म को, एक उद्योग पे असर डालेंगे। लेकिन मैक्रो फैक्टर्स वो होंगे जो पूरी अर्थव्यवस्था और उससे जुड़े हुए जितने भी पार्टिसिपेंट्स, मतलब जो भी अर्थव्यवस्था के लोग हैं, उन पे सब पे इक्वली असर डालेंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड से इन सारे फैक्टर्स को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले माइक्रो फैक्टर्स। माइक्रो फैक्टर्स सबसे पहले क्या याद होना चाहिए कि माइक्रो फैक्टर्स इंडिविजुअल फर्म के लिए अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे हम पूरी इकोनॉमी को नहीं सोच रहे, हम खाली एक फर्म, एक इंडस्ट्री ऐसे सोच रहे हैं। तो पहला फैक्टर है मार्केट साइज, बाजार का आकार। अब बाजार का आकार छोटा या बड़ा होगा, उससे भी एज अ फर्म आप सोचेंगे। जैसे अगर बड़ा मार्केट है तो आपको उस हिसाब से अपना प्रोडक्शन प्लान करना पड़ेगा। मार्केट छोटा है तो उस हिसाब से आप सोचेंगे कि ज़्यादा हो या कम प्रोडक्शन हो। तो एक इंडिविजुअल फर्म को, एक व्यक्तिगत फर्म को अपने बाजार के आकार के हिसाब से भी प्रोडक्शन प्लान करना होता है। नेक्स्ट वर्ड है डिमांड, मांग। ये वर्ड इकोनॉमिक्स से बच्चों ने बहुत सुना है। डिमांड का क्या मतलब होता है कि कंज्यूमर किसी चीज़ को खरीदने को जब तैयार हो जाता है उसके एग्जिस्टिंग प्राइस पे, उसे डिमांड कहते हैं। तो डिमांड इंडिविजुअल फर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मार्केट में उस चीज़ की डिमांड होगी तो फर्म उस चीज़ को प्रोड्यूस करेगी। थर्ड फैक्टर है सप्लाई, हिंदी में जैसे कहते हैं हम पूर्ति। डिमांड होता है उपभोक्ता या कंज्यूमर का एंगल, और सप्लाई होता है प्रोड्यूसर का एंगल। तो सप्लाई, अब जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड है, इंडिविजुअल फर्म उसको उतनी अवेलेबिलिटी मार्केट में कराएगी ताकि वो उस प्रोडक्ट को बेच पाए। डी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो एक तरह से माइक्रो है लेकिन बहुत क्रूशल और इम्पॉर्टेंट है, वो है प्रतिद्वंदी या कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स वो होते हैं जो हमारे ही तरह का प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं। उनके और हमारे प्रोडक्ट में थोड़ा फ़र्क हो सकता है, बहुत फ़र्क हो सकता है, वो लेवल अलग अलग होता है। अब ये फैक्टर आपके बस में भी है और नहीं भी, क्योंकि यू हैव टू प्लान, यू शुड नो कि व्हाट द कॉम्पिटिटर इज मेकिंग। कॉम्पिटिटर क्या बना के मार्केट में बेच रहा है, उसको स्टडी करके ही आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में उस हिसाब से बेचते हो। द नेक्स्ट इज सप्लायर, आपूर्तिकर्ता। सप्लायर कौन होते हैं, जैसे जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, लेबर सप्लाई करते हैं। इन फैक्टर को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि रॉ मटेरियल अगर आपको ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, अभी मुझे रॉ मटेरियल की ज़रूरत है एज अ मैन्युफैक्चरर, लेकिन सप्लायर नहीं दे रहा, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो दिस सप्लायर फीचर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड लास्टली डिस्ट्रीब्यूशन चेन, जिसे हम कहते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप लोगों ने मैनेजमेंट में पढ़ा है कि एक प्रोड्यूसर से लेके एक कंज्यूमर तक प्रोडक्ट के जाने में जितने भी लोग बीच में आते हैं वो उस डिस्ट्रीब्यूशन चेन का हिस्सा बनते हैं। जैसे होलसेलर्स आ गए, रिटेलर्स आ गए, उसके अलावा कभी कभार लोग एजेंट भी लेते हैं। कुछ बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट बेचा जाता है, मार्केटिंग करके, डोर टू डोर सेलिंग करके। तो डिस्ट्रीब्यूशन चेन कम होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, खाली सिंगल डायरेक्ट बेचना चाहिए, या खाली एक पर्सन को इन्वॉल्व करना चाहिए, खाली एजेंट आ गया। तो ये सारे डिसीजन डिस्ट्रीब्यूशन चेन के भी इंडिविजुअल फर्म को अपने लेने पड़ते हैं, जो उनके प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड को, उनकी सप्लाई को, सबको इफेक्ट करता है। ये थे माइक्रो फैक्टर्स। अब आते हैं हम मैक्रो पे। ये मैक्रो फैक्टर्स आप स्लाइड में देख सकते हैं, 5 फैक्टर्स दिख रहे हैं। इनसे एक एक स्लाइड में आगे कनेक्ट करते हुए हम स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक कंडीशन, सिस्टम, पॉलिसी, लेजिस्लेशन एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। व्हाट इज इकोनॉमिक कंडीशन? आर्थिक व्यवस्था कि हमारे देश की फ़िलहाल कंडीशन क्या है। तो इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब है ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन, स्टेट को समझाते हैं। अभी हमारी इकोनॉमी कैसी है, जैसे कुछ फैक्टर्स हैं। अवस्था क्या है, हमारी यहाँ पे आय कितनी है, पर कैपिटा पर पर्सन कितना कमा रहे हैं, रोजगार कितने हैं, बेरोजगारी क्या है, व्यापार चक्र कि अभी मंदी का दौर चल रहा है मार्केट में या बहुत
अच्छा चल रहा है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं बूम पीरियड, डिप्रेशन पीरियड, प्राइस कॉस्ट पे क्या इन्फ्लुएंस कर रही, कॉस्टिंग कितनी होनी चाहिए, प्राइस कितना सेट होना चाहिए, प्रॉफिट कितना कमाना है। तो ये सारी इकोनॉमिक कंडीशन मैक्रो लेवल पर आती हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी एक फर्म के लिए नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी के लिए इक्वली उतना ही इम्पैक्ट करती है। इक्वल वर्ड अगर नहीं बोले तो किसी पे कम किसी पे ज़्यादा, लेकिन असर सब पे डालती है, और हर फर्म को इन कंडीशंस को स्टडी करते हुए ही आगे बढ़ना होता है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक सिस्टम। हमारे यहाँ पे किस तरह का सिस्टम है? सिस्टम क्या होता है? इट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिसोर्स एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ सोसाइटी, कि किस तरह से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, संसाधनों को बांटा जा रहा है और वितरण किया जा रहा है। आप यहाँ पे 3 तरह के सिस्टम देख सकते हैं जो पूरे विश्व में चलते हैं: पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स। इसके नीचे आपको ये टर्म दिख रहे हैं, थोड़ा सा अगर इको 12th की याद करेंगे तो याद आएगा। कहा जाता था कि किसी भी अर्थव्यवस्था में प्रोड्यूसर को 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं। क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, किस तरह के गुड्स, फिर उत्पादन कैसे किया जाए, किस तरीके से उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाए, मशीन के बेसिस पे या मैनुअली लेबर से यूज़ करके, और हम उत्पादन कर किसके ले रहे हैं, मैं रिच क्लास पीपल के लिए कर रही हूँ, पुअर कैटेगरी के कर रही हूँ। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ये तीनों डिसीजन इन इकोनॉमी पैटर्न्स में लिए जाते हैं। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे मेजरली सारे उद्योग, सारे फर्म, प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र के हाथ में होते हैं। सोशलिस्ट वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे मेजरली सरकार या गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा दिखता है। कैपिटलिस्ट का बेस्ट एग्जाम्पल आज हम अमेरिका देते हैं, सोशलिस्ट का बेस्ट एग्जाम्पल चाइना। इंडिया आती है तीसरे लेवल पे, मिश्रित, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी है और साथ में गवर्नमेंट सेक्टर भी उतने ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इकोनॉमिक कंडीशन हो गई, इकोनॉमिक सिस्टम हो गए। अब आती है इकोनॉमिक पॉलिसी या नीतियाँ। पॉलिसीज़ क्या होती हैं? जो गवर्नमेंट बनाती है, और एक गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ डेफिनेटली आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी होंगी। इनमें कुछ पॉलिसीज़ रिलेटेड होती है हमारे टैक्सेस से, जिसे हम कर कहते हैं, सरकारी बजट से, मुद्रा की पूर्ति, मनी सप्लाई से, और बहुत सारे ऐसे एरिया हमारी अर्थव्यवस्था के जहाँ पे गवर्नमेंट अपना इंटरफेरेंस रखती है। बहुत इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इंपॉर्टेंट है, जिनमें से कुछ नाम मैं यहाँ लिख रही हूँ और धीरे धीरे आप इनको पढ़ेंगे भी। जैसे मौद्रिक नीति, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स वापस याद करिए। मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है, जो कि मुद्रा की पूर्ति, मनी की सप्लाई से कनेक्टेड होती है। फिस्कल पॉलिसी ये रिलेट करती है हमारे बजट से, कि टैक्स कितना होना चाहिए, सब्सिडी कितनी देनी है। इसी तरह से अपार्ट फ्रॉम इट कुछ और पॉलिसीज़ हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, एम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन एक्सेट्रा। तो ये सारी पॉलिसीज़ भी हमारी सारे उद्योगों पे किसी ना किसी प्रकार से असर डालती हैं। आफ्टर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अब आते हैं हमारे कानून, हमारे अधिनियम, हमारे लेजिस्लेशन। इकोनॉमिक लेजिस्लेशन, अब लेजिस्लेशंस क्या होते हैं? लेजिस्लेशन आर द सेट ऑफ लॉज, रेगुलेशंस जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के कामों को इन्फ्लुएंस करते हैं। हर बिजनेस को इन कानूनों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इंडिया में हैं तो जो सरकार ने नियम बनाए हैं, जो एक्ट बनाए हैं, आप उन्हें फॉलो करेंगे और उनके फ्रेमवर्क, उनके दायरे में ही आप अपना काम करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे उनमें से एक्ट है फैक्ट्रीज एक्ट, जो कि मजदूरों की सुरक्षा के लिए है, कि मिनिमम इतना मिलना चाहिए, ऐसे वातावरण में काम करना चाहिए। फिर एक मिनिमम वेजेस एक्ट भी बना था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसके बारे में सबने पढ़ा हुआ है कि कंज्यूमर की सुरक्षा के लिए इस अधिनियम को बनाया गया था। कंपटीशन एक्ट की कंपटीशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली एक प्रोडक्ट ही बिके तो वो अपनी मोनोपोली करने लगता है। तो ऑल इन ऑल हम क्या कहना चाह रहे हैं? लेजिस्लेशन या कानून वो आर्थिक कानून है जिसे हर बिजनेसमैन फॉलो करता है। उन्हें फॉलो नहीं करेगा तो वो बिजनेस नहीं कर सकता। लास्टली इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। खाली देश के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है, आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे करके इस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। इसके अंदर क्या आता है? विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश, फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, हिंदी में हम जैसे कहते हैं आयात निर्यात, देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, ये सब इसके अंदर आते हैं। और इनमें मेजर नाम आप लोगों ने सुने होंगे: वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। इसी तरह से सार्क और नाफ्टा जैसे रीजनल ब्लॉक।
तो जैसे जैसे इनका एरिया, इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की इम्पोर्टेंस भी उतनी ही इक्वली बढ़ती जा रही है। तो एक बिजनेस को इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ही चलना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।